हम बात करें कि प्राचीन काल में प्राचीन काल में जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, वो होती थी रोटी, कपड़ा, मकान। यानी मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, जरूरतें होती थी, वो तीन ही होती थी। एक तो रोटी, कपड़ा और मकान। यानी उसको खाने के लिए रोटी चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। ये तीन ही उसकी मूलभूत जरूरतें होती थी। लेकिन आज हम बात करें, आज के इसे आधुनिक जमाने की हम बात करें, तो इसमें दो जो जरूरतें और होती है वो और जुड़ जाती हैं। जैसे आप में से कोई जानता होगा या आप में से कोई विद्यार्थी बताएगा कि वो दो आवश्यकताएं होती हैं, वो कौन सी हैं जो आज जरूरत है उनकी। इन तीन के साथ साथ उनका भी होना मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। बात करें सबसे पहले सुख सुविधा। और एक होता है रोजगार। यानी तीन जो मूल आवश्यकताएं थी, इनके साथ साथ आज आधुनिक जमाने की बात करें तो ये दो आवश्यकताएं मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो गई है, जरूरतमंद हो गई है। सुख सुविधाएं कब मिलेगी? जब हमारे पास रोजगार होगा। सुख सुविधाएं जो होंगी वो कब मिलेगी? जब हमारे पास रोजगार होगा। अब साथियों, रोजगार भी दो प्रकार का होता है। एक तो रोजगार होता है अपना प्राइवेट रोजगार, एक रोजगार हमारा होता है सरकारी रोजगार। प्राइवेट रोजगार और सरकारी रोजगार, ये दो रोजगार होते हैं, दो प्रकार के रोजगार होते हैं। प्राइवेट में तो क्या होता है कि प्राइवेट जो रोजगार होता है ना, वो भी तीन प्रकार का होता है साथियों। जैसे हम बात करें एक निम्न स्तर का, एक मध्यम स्तर का और एक होता है उच्च स्तर का। इसी प्रकार सरकारी जो रोजगार होता है ना, वो भी तीन प्रकार का होता है। जैसे एक तो निम्न प्रकार का, एक मध्यम प्रकार का और ये भी एक उच्च प्रकार का। निम्न प्रकार का, मध्यम प्रकार का, उच्च प्रकार का। साथियों, प्राइवेट में क्या होता है कि मान जो कम पढ़ा लिखा है या जैसे बेरोजगार हो, मजदूरी करेगा, तो निम्न रोजगार की श्रेणी में उसको हम शामिल कर लेते हैं। बात करें जैसे कोई 10वीं 12वीं तक पढ़ा हुआ है और वो कहीं 9 से 10-15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए तक की जॉब करता है, रोजगार करता है, तो उसको मध्य श्रेणी के रोजगार में शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें कोई बिजनेसमैन होता है या कोई एमबीए किया हुआ मार्केटिंग जिनमें मैनेजर वगैरह की पोस्ट जो ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के रोजगार को हम उच्च श्रेणी के रोजगार में शामिल करते हैं। इसी प्रकार हम सरकारी जो रोजगार होता है उसकी बातें करें तो इसमें भी वही कम लेवल का जो होता है, छोटी जो सरकारी नौकरियां होती है वो निम्न श्रेणी में शामिल होती है। फिर कुछ लेवल बढ़ाएं तो मध्यम में हो जाती है और फिर कुछ जैसे हम यूपीएससी आरपीएससी की जो एग्जाम क्लियर करके हम रोजगार प्राप्त करते हैं वो उच्च श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन आजकल जो रोजगार प्राप्त करने का जो सबका एक जुनून है वो प्राइवेट की तरफ कम और सरकारी रोजगार की तरफ ज्यादा है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप भी हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पे सभी विद्यार्थी, तो एक आप अपना एक लक्ष्य लेकर एक सरकारी रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से आप सभी यहाँ आए हैं कि आपका भी यही उद्देश्य है कि हम भी सरकारी रोजगार प्राप्त करें। अब उसमें हो सकता है आप निम्न श्रेणी का भी ले सकते हैं, मध्यम का भी, लेकिन आपका टारगेट हो कि नहीं मैं तो उच्च श्रेणी का ही लूंगा। और उच्च श्रेणी का भी प्रिय विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ले लेना, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को डायरेक्ट भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ विद्यार्थियों का टारगेट होता है कि एक बार मेरे को आधार मिल जाए, छोटा रोजगार मिल जाए, फिर उसके बाद तो मैं बड़ा अपने आप ही कर लूंगा। ऐसा होता है, सोच है अपनी सबकी।
आप भी देख रहे होंगे, ऐसा ही होता आपके आसपास में भी, आप खुद के भी मन में देखेंगे, विचार करेंगे तो आप भी शायद आपके भी मन में यही विचार चल रहा होगा जो मैं आपके सामने अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। इसी प्रकार बात करें साथियों, सरकारी रोजगार कैसे मिलेगा। सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें इसकी जो नियम होते हैं, इसके नियम होते हैं, ये इसकी कुछ अपने बात करें सरकारी जो रोजगार प्राप्त करने के जो कुछ नियम हैं या कुछ इसके निर्देश हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। कि मानो जैसे निम्न श्रेणी का है तो इसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उच्च का है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी चाहिए तो उसके साथ हमें क्वालिफिकेशन में भी और इनका जो क्या इसमें पाठ्यक्रम शामिल होता है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। और इसी वजह से हमें कोचिंग की ओर आना पड़ता है। कोचिंग का सहारा इसी वजह से लेना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि हमें कोचिंग वाले जो विषय के जो अध्यापक हैं या जो मोटिवेशनल हमारे गुरुजी होते हैं, ये हमें बताते हैं कि साथियों आपको सरकारी रोजगार प्राप्त करना है, कौन से स्तर का करना है, उसके लिए हमारा क्या पाठ्यक्रम होगा। अच्छा, पाठ्यक्रम भी होगा तो कौन से विषय से क्या बिंदु शामिल किया जाएगा और इस बिंदु से कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये सभी हमें कोचिंग में जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे हमें समझने को मिलता है। और हम एक जुनून ले लेते हैं कि भाई गुरुजी ने ये बताया है, अब हमें इनके अकॉर्डिंग हमें अध्ययन करना है, ये विषय गुरुजी पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ये कोचिंग में गुरुजी बताते हैं, कोचिंग के एक अध्यापक बताते हैं, कोचिंग में एक विषय विशेषज्ञ बताता है ये बातें सब। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे मानो विषय को लेकर मैं बात करूं, इसमें भी सब सब्जेक्ट के अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं, सब विषय के। मैं यहां हिंदी से बात करूं कि हिंदी की बात करें, हम हिंदी की मैं बात करूं साथियों, जैसे हम हिंदी विषय को लेकर बात करें तो हिंदी विषय का जो विशेषज्ञ होगा वो सीधा सीधा आपको आते ही जो पाठ्यक्रम का बिंदु होगा वहां का उसका अध्ययन नहीं करवाएगा। अगर वो विशेषज्ञ है तो वो सबसे पहले आपको ये बताएगा साथियों कि मैंने हिंदी लिखा और हिंदी इस प्रकार से भी लिखा, दोनों रूप में बात करें, तुलना करें तो कौन सा शुद्ध रूप है। आप बताएंगे, बताओ देखिए आप में से कौन कौन से विद्यार्थी बताएंगे कि हिंदी कौन सा रूप शुद्ध है, हिंदी का कौन सा रूप शुद्ध है, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का जवाब है कि गुरुजी दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही क्या है, यहाँ पे दोनों ही रूप हिंदी के शुद्ध हैं। फिर हम बात करें आगे कि दोनों, चलो ठीक है गुरुजी, यहां तक तो ठीक है कि दोनों रूप शुद्ध हैं, लेकिन हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। अब यहां जाकर बहुत से विद्यार्थियों के मन में विचार आता है कि हिंदी एक हिंदी भाषा का ही शब्द है। आपके भी मन में विचार आ रहा होगा कि हिंदी हिंदी भाषा का ही शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, यहां तक तुम्हारी बातें क्लियर हुई कि हिंदी मानो फारसी भाषा का है, लेकिन गुरुजी सबसे पहले हिंदी शब्द कहां देखने को मिलता है कि हिंदी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ कहां देखने को मिला? तो एक ग्रंथ है जफरनामा। कौन सा नामा? जफरनामा। और इसके जो रचयिता हैं सरफुद्दीन जी हैं साथियों। कौन है? सरफुद्दीन जी। सरफुद्दीन जी ने ग्रंथ लिखा जफरनामा, और इस जफरनामा नामक जो ग्रंथ है ना, इसमें हमें सबसे पहले ये हिंदी इस प्रकार से लिखा हुआ शब्द देखने को मिलता है। फिर हम कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि हिंदी जो शब्द है, इसका जो विकास क्रम है कि हिंदी को इस प्रकार छोटी बड़ी की मात्राएं क्यों लगाई गई, हिंदी ऐसा ही क्यों लिखते हैं, इसके बारे में भी कुछ विचार जो अपने जो विद्वान होते हैं ना, विषय विशेषज्ञ होते हैं, भाषा मनोवैज्ञानिक होते हैं,
इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि जैसे हमारा जो भारत था, हमारा जो इंडिया भारत था, इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा से ईरानी लोग आए थे। कौन से लोग आए थे? ईरानी लोग। ईरानी लोगों ने उत्तर पश्चिम से प्रवेश किया, और जहां प्रवेश किया ना इन्होंने, वहां एक नदी बहती थी साथियों, सिंधु नदी। सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था वो कहलाता था सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। और इनकी एक विशेषता थी ईरानियों की कि ये स को तो है बोलते थे, ध को द बोलते थे। तो इन्होंने सिंधु नदी को तो हिंदू कहा, और जो सिंध प्रांत था इसको इन्होंने हिंद कहा। क्या कहा? हिंद कहा। और हिंद कहा इन्होंने, और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर, कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है हमारा हिंदी। क्या बनता है? हिंदी बनता है। तो कुछ विद्वानों का मत इस प्रकार से मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी के आसपास का जो ये जो सिंधु नदी थी, इसको इन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। और हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली जाती है ना, वही हिंदी कहलाई। कुछ विद्वानों का ये मत था। लेकिन हम बात करें, चलो ये तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हो गया, लेकिन हम बात करें एक भाषा को लेकर कि हिंदी क्या है, तो हिंदी क्या है? हिंदी भी साथियों एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अब ये भाषा क्या होती है? तो भाषा क्या होती है कि जो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है, वो भाषा होती है। जैसे मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, स्वाभाविक है, मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये जो मेरे विचार आप तक, मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, ये जो पहुंचाने का जो माध्यम है ना, यही भाषा होती है। यही भाषा होती है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन यानी परिभाषा बनाएं तो विचार विनिमय का, यानी विनिमय से मतलब आदान प्रदान का, जो आदान प्रदान का माध्यम होता है ना, वही भाषा होती है साथियों। वही क्या होती है? भाषा होती है। तो ऐसे हिंदी भी एक क्या है? भाषा है। हम भाषा को लेकर और भी बातें करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं हिंदी क्या एक भाषा है। और इस हिंदी भाषा का विकास क्रम, यानी इसका विकास, इसका जो आगे का हमारे प्रचलन में आने का जो कारण है, कहां से आया, किस प्रकार से आया, कितने संघर्ष के बावजूद आया, तो सबसे पहले हम बातें करते हैं सबसे पहले देखते हैं हम कि ये हिंदी भाषा है ना, इसकी मम्मी थी, इसका जो हिंदी भाषा का जो जननी थी हिंदी भाषा की, वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। ये हिंदी की मम्मी थी, यानी जननी। और इसे मूल भाषा भी कहा गया है। कौन सी भाषा? मूल भाषा। अच्छा, इसे देव भाषा भी कहते हैं, देवताओं की भाषा, संस्कृत को। ये प्राचीन काल में साथियों दो रूपों में प्रचलित थी। एक तो वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। अच्छा, जिस भाषा में वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई, जिस भाषा में वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई, वो तो वैदिक संस्कृत कहलाई। और जो आम बोलचाल की भाषा थी प्राचीन काल में, जो आम बोलचाल की भाषा थी कि जिसे कोई भी बोल सकता है, सभी के स्वभाव की भाषा थी वो, यानी एक सरल भाषा थी प्राचीन काल में, अपेक्षा किसके? वैदिक के। तो वैदिक क्या थी उस समय? कठोर भाषा थी, कठिन भाषा थी। कठोर से लेंगे हम, कठिन भाषा थी। और लौकिक सरल थी। तो सरल भाषा थी, लोगों का रुझान सरल की ओर ज्यादा गया, सरल की ओर ज्यादा गया। तो इसमें लोगों ने क्या कहा कि कुछ तो वैदिक के शब्द जोड़े, कुछ लौकिक के थे, कुछ अलग भाषाओं के थे। ऐसे मिला जुला कर इसमें कई वर्षों तक संघर्ष के बाद में इसमें बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने के बाद में एक नई भाषा का विकास हुआ, उसे हम पाली कहते हैं। पाली भाषा, पाली भाषा है। और पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनकी रचना हुई है। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है, जिन्हें हम पिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में।
तो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है? एक तो क्या होता है कि प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा और उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये तीन ही बातें अगर हमारे को पता होंगी ना, तो एक भी प्रश्न हमारा परीक्षा में गलत नहीं होगा। और ये सब बताने की जिम्मेदारी होती है एक विषय विशेषज्ञ की, जो हम आपके सामने काम कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बातें साथियों? तो पाली भाषा बौद्ध धर्म को प्रभावित करने वाली थी। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई। सर्वाधिक बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा भी हम पाली करेंगे। पाली में भी फिर बदलाव हुआ और प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा आई। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनकी रचना हुई। जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ थे ना, उनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो यहाँ की जो अनुयायी है इस धर्म के, वो सर्वाधिक कौन सी भाषा की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे? प्राकृत की तरफ। कौन सी भाषा में जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई? प्राकृत भाषा में। अच्छा, प्राकृत भाषा का एक और बताते हैं कि इस भाषा के चलते चलते जो लोगों के बोलने का और लिखने का जो तरीका था साथियों, वो डगमगाने लगा। डगमगाने से मतलब है कि बिगड़ने लगा। उसमें जो शब्द बोलने का जो तरीका था वो बिगड़ने लगा। यहाँ के लोग नाम कुछ है, उसका उच्चारण कुछ और कर रहे हैं, देखेंगे। फिर प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा। मैं इधर लिख देता हूं, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश का एक रूप होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा, यानी इसमें टूटी फूटी भाषा हो गई। अब ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे अपभ्रंश गाठिया, तो ये अपभ्रंश का मतलब था टूटा फूटा। तो इसमें मिला जुला की भाषा थी, टूटी फूटी कई प्रकार की भाषाओं का समावेश था। फिर इसी का एक प्रकार होता है सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा सैनी? सौर सैनी अपभ्रंश। और साथियों इसी सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का विकास हुआ। ये बातें हैं वैदिक और लौकिक की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक तो इनका कालक्रम था। फिर ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश की बातें करें तो ये इनका जो कालक्रम था वो था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक। और हम आधुनिक हिंदी की बात करें तो वर्तमान में हिंदी का जो कालक्रम था वो था 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी का जो विकास क्रम माना जाता है ना, 1000 ईस्वी से अब तक। ये था हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास क्रम। इसके बारे में हमने कुछ अध्ययन किया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारे जो एक एक पाठ्यक्रम में जो बिंदु समावेशित किए गए हैं ना, इनको हम तौर तरीके से समझने की और समझाने की मैं भी कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है। एक एक हम नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आपको आज भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिसे हम साझा कहते हैं, साझा करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, आपको भी सीखने को मिले और हमारा भी प्रचार प्रसार होता रहे। बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में साथियों।